नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ट्रंप ने नाटो देशों को कहा कायर, अमेरिका के बिना कागजी शेर नाटो। ईरान के खिलाफ लड़ाई में साथ ना देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप नाटो देशों पर भड़क उठे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि नाटो देश कायर हैं, अमेरिका के बिना नाटो की ताकत कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कागजी शेर की तरह हैं। उनका आरोप है कि नाटो देश ईरान के खिलाफ लड़ाई में साथ नहीं आए। ट्रंप ने कहा कि अब जब खतरा कम हो गया है तो वही देश तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने में कोई मदद नहीं कर रहा। उनका कहना है कि ये काम आसान है और इसमें ज़्यादा जोखिम भी नहीं है, फिर भी कोई आगे नहीं आ रहा है। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए इन देशों को कायर कहा और कहा कि अमेरिका इसे याद रखेगा। ईद पर बोले मुज्तबा, दुश्मन कमजोर पड़ गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान से तनाव खत्म करने की अपील। इस्राएली हमले में ईरान के कई बड़े नेता मारे जाने का दावा। सऊदी अरब की ईरान को चेतावनी, हमारे सब्र की भी एक सीमा है। मुज्तबा खामेनेई ने अपने ईद और नवरोज संदेश में कहा कि ईरान की ताकत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा कि देश की फ्रंट लाइन दुश्मनों की छोटी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। खामेनेई ने ईरानी लोगों की एकता की तारीफ करते हुए कहा कि अलग अलग धर्म, विचार और राजनीति के बावजूद जब लोग एकजुट रहते हैं, देश के लोगों की एकता की वजह से ही दुश्मन कमजोर पड़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये टकराव सिर्फ मिसाइल, ड्रोन या युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच, हौसले और एकजुटता की लड़ाई भी है और यही ईरान की असली ताकत है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आपसी तनाव खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने पूर्वी पड़ोसियों को बेहद करीबी मानता है और दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते होना जरूरी है। खामेनेई ने साफ कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपसी मतभेद भुलाकर बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि ईरान इस दिशा में मदद करने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर खुद भी कदम उठाएगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान शांति और स्थिरता की बात कर रहा है। इस्राएल की सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान में किए गए हमले में ईरान की बसीज फोर्स के एक बड़े खुफिया अधिकारी को मार गिराया। सेना के मुताबिक मारे गए अधिकारी का नाम इस्माइल अहमदी है, जो बसीज यूनिट के इंटेलिजेंस प्रमुख हैं। इस्राएल का कहना है कि अहमदी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने और कई ऑपरेशन की योजना बनाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। इसी हमले में बसीज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। हालांकि इन दावों की भी अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है और ईरान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से यरूशलेम के पुराने शहर में एक और मिसाइल हमला किया गया है। हमले के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाओं को मौके पर भेजा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इलाके में मौजूद एक पार्किंग एरिया को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं और आसपास के इलाके को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हो रहे हमलों से इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सऊदी अरब ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे तो वो जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर हो सकता है। सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा, हमारे सब्र की भी एक सीमा है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब और उसके खाड़ी सहयोगियों के पास मजबूत सैन्य ताकत है जिसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में शामिल होना आसान नहीं है, क्योंकि इससे खतरा और बढ़ सकता है। आशंका है कि ईरान जवाब में खाड़ी देशों पर हमले तेज कर सकता है। वहीं देश के अंदर भी इस फैसले को लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। ईरान की कड़ी चेतावनी, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं। F-35 पर हमला, ईरानी स्पीकर ने उड़ाया अमेरिका का मजाक। तेल गैस सप्लाई सामान्य होने में लग सकते हैं 6 महीने। ईरान के सैन्य प्रवक्ता अब्दुल फजल शेखरची ने चेतावनी दी है कि अब अमेरिकी और इस्राएली अधिकारियों के लिए दुनिया में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अब पार्क, घूमने फिरने की जगह और टूरिस्ट स्पॉट भी सुरक्षित नहीं होंगे। शेखरची का कहना है कि हमारे पास ऐसी जानकारी है जिससे हम कभी भी किसी भी अधिकारी पर हमला कर सकते हैं। इनके लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं बची है।
ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया है। उन्होंने इस घटना को अमेरिका की अजेय ताकत के मिथक के टूटने जैसा बताया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC के मुताबिक गुरुवार रात करीब 2:50 पर यह हमला हुआ था और जेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि अमेरिका ने कहा कि जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की और पायलट सुरक्षित है, लेकिन उसने गिराए जाने की पुष्टि नहीं की। इस घटना से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के प्रमुख फातेह बेओरल ने चेतावनी दी है कि खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह ठीक होने में करीब 6 महीने लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेता और बाजार इस नुकसान को कम आंक रहे हैं, जबकि असल में तेल और गैस के ढांचे को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले एक हफ्ते में ईरान के हमलों में खाड़ी क्षेत्र की कई बड़ी तेल और गैस रिफाइनरियां प्रभावित हुई हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के हाइफा में स्थित ऑयल रिफाइनरीज लिमिटेड ने बताया कि गुरुवार को हुए ईरानी मिसाइल हमले में उनकी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ज़्यादातर उत्पादन अभी भी जारी है और हालात कंट्रोल में हैं। हमले में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुआ, लेकिन किसी के घायल या मारे जाने की कोई खबर नहीं है। जो यूनिट्स बंद हुई थी उन्हें धीरे धीरे फिर से चालू किया जा रहा है। हाइफा की ये रिफाइनरी इसराइल की सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग यूनिट है और देश की डीजल और पेट्रोल की बड़ी जरूरत को पूरा करती है, इसलिए इसका सुरक्षित रहना बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय नागरिक की मौत पर गहरा दुख जताया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी असीम महाजन ने बताया कि 18 मार्च को हुए हमले में यह घटना हुई। भारतीय दूतावास परिवार के संपर्क में है और शव को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक इस संघर्ष में 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है और एक लापता है। सरकार लगातार सऊदी अरब, ओमान, इराक और UAE में अधिकारियों से संपर्क में है। वहीं बचाए गए 15 भारतीय नाविकों को भी सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वो क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज पर रोक, भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। इसराइल में ईद के दिन बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मुसलमान अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस्राएली अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देकर परिसर को बंद कर दिया। मस्जिद के बाहर जमा भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कई लोग धुएं से बचते हुए भागते नजर आए और कुछ लोगों ने सड़कों पर ही नमाज पढ़ी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अल अक्सा मस्जिद में इस बार ईद की नमाज नहीं हो पाई क्योंकि पूरे परिसर को बंद कर दिया गया। 1967 के युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसा हुआ है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसराइल ने सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर मुस्लिम श्रद्धालुओं पर पड़ा। श्रीलंका ने साफ कहा, यहां नहीं उतरने देंगे अमेरिकी विमान। ईरान ने 141 मिसाइल और 242 ड्रोन से किए हमले। ईद के मौके पर ऑस्ट्रेलिया PM का जमकर विरोध। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने संसद में बताया कि देश ने अमेरिका के 2 युद्धक विमानों को मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी है। ये विमान जिबूती से 4 और 8 मार्च को आने वाले थे और इनमें एंटी शिप मिसाइलें भी शामिल थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका किसी भी दबाव में नहीं आएगा और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अपनी तटस्थ स्थिति बनाए रखेगा। इससे पहले अमेरिका ने गाले के पास ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को निशाना बनाया था। बाद में एक और ईरानी जहाज आइरिस बुशेहर को कोलंबो की जगह त्रिकोमाली भेजा गया, जहां उसके नाविकों को ठहराया गया। ईद कार्यक्रम के दौरान PM अल्बनीज का विरोध, गजा मुद्दे पर सरकार की नीति से नाराजगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को ईद के मौके पर सिडनी की लाकेम्बा मस्जिद में विरोध का सामना करना पड़ा। नमाज के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें और मंत्री टोनी बर्क को गेट आउट कहा और गजा मुद्दे पर उनकी नीति को लेकर सवाल उठाए। लोग इसराइल के समर्थन पर सरकार की आलोचना कर रहे थे। हालात इतने बिगड़े कि एक शख्स को सुरक्षा गार्ड ने पकड़कर बाहर निकाल दिया। हालांकि बाद में अल्बनीज ने कहा कि 30,000 की भीड़ में कुछ लोगों का विरोध करना बड़ा मुद्दा नहीं है और कार्यक्रम कुल मिलाकर अच्छा रहा। गजा युद्ध को लेकर ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम और यहूदी समुदायों के बीच भी तनाव बना हुआ है।
ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले में मौत हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह हमला सुबह के समय हुआ। नैनी की मौत से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अमेरिका को खुली चुनौती दी थी और डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का मजाक उड़ाया था जिसमें कहा गया था कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो अमेरिका अपने जहाज फारस की खाड़ी में भेजकर दिखाए। नैनी ने यह भी दावा किया था कि हमले के बावजूद ईरान मिसाइल बनाना जारी रखे हुए है। इससे पहले भी कई बड़े ईरानी नेताओं को निशाना बनाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के लिए दीदी के 10 वचन, पानी, घर, स्वास्थ्य और रोजगार पर बड़े वादे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो दीदी के 10 वचन जारी कर दिए हैं। ममता ने कहा कि ये लोगों के लिए बनाया गया एक रोड मैप है और केंद्र के दखल के खिलाफ बंगाल की पहचान बचाने के लिए है। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने वादा किया कि लक्ष्मी भंडार योजना जारी रहेगी, सभी को पीने का पानी और पक्का घर मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं घर घर पहुंचेंगी। साथ ही स्कूलों के आधुनिकीकरण और रोजगार बढ़ाने की भी बात कही गई है। चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए तक महंगा, आम पेट्रोल की कीमत नहीं बदली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में दिखने लगा है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 से 2.35 प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर दी गई है। भारत पेट्रोलियम का स्पीड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर और इंडियन ऑयल का XP95 महंगा हुआ है। हालांकि आम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने साफ किया कि कीमतें ऑयल कंपनियां तय करती हैं। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तनाव और अमेरिका, इसराइल व ईरान के बीच संघर्ष से सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक को हाईकोर्ट से फटकार, FIR रद्द करने और पुलिस सुरक्षा की मांग खारिज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मोहम्मद दीपक कुमार की FIR रद्द करने वाली याचिका खत्म करते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट ना करने का सख्त आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कहा कि वो मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने उनके वकील नवनीश नेगी को भी फटकार लगाते हुए कहा कि आप सोशल मीडिया पर प्रवचन दे रहे हैं, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। दीपक के वकील ने कहा कि हर कोई सोशल मीडिया पर है, फिर दीपक ने ऐसा कौन सा गैरकानूनी काम कर दिया है? क्या उन्होंने कोई असंवैधानिक कहा है? सोशल मीडिया पर होना कोई अपराध तो नहीं है। उन्हें एक भी ऐसी पोस्ट दिखाओ जो गैर कानूनी हो। इस जवाब पर बेंच वकील नेगी ने एक बात नहीं मानी और कहा कि पहले की बात और है, लेकिन मैं अब आपको सोशल मीडिया पर कोई भी बयान देने से रोक रहा हूं। इस मुद्दे को सनसनीखेज ना बनाएं और आप एक संदिग्ध आरोपी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।